पीरियोडिक फंक्शन में उसके जो बेसिक फंडे होते थे कि टी फंडामेंटल पीरियड कब होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल पीरियड। अगर टी के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है तो, अगर टी पीरियड है तो 2t 3t 4t ये भी पीरियड हो सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। इसका मतलब एक फंक्शन के इनफाइनाइट पीरियड्स होते हैं, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन फंडामेंटल पीरियड एक यूनिक होता है, वन एक ही होता है। ठीक है। फिर उसके बाद ग्राफ में भी हमने देखा था कि अगर बाउंडेडनेस हम डाल देते, ग्राफ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो वो पीरियोडिक नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में हमें ग्राफ मिल रहा है, लेकिन उसका कुछ बीच वाला पोर्शन हम हटा रहे, और जो पोर्शन हटा रहे वो भी एक पीरियोडिक पोर्शन है, मतलब हर 2 पाई के बाद वो आ रहा है, जैसे वो हमने वो साइन का देखा था। तो वो ऐसे ग्राफ भी पीरियोडिक होते हैं, एज ए फंक्शंस भी। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में नहीं देख रहे, कुछ 0 to ∞, या पाई टू 2 पाई, ऐसे अगर कुछ हम कर रहे हैं, तो वो नॉन पीरियोडिक होंगे फंक्शंस, चाहे वो साइन रहे, कॉस रहे, कुछ भी रहे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लो कोई फंक्शन हमें गिवन है, हमें तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन ही पता है ना जो पीरियोडिक होते हैं, जैसे सिग्नम, ये फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हमें पता है कि हाँ ये पीरियोडिक होते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर कुछ आता है तो उसमें हम कैसे टेस्ट करेंगे पीरियोडिसिटी, तो वो लिख लो यहाँ पे, टेस्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। तो कैसे टेस्ट करेंगे हम पीरियोडिक है या नहीं है, टेस्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। तो लिखो इसमें पहला पॉइंट, इसमें स्टेप वाइज बढ़ना होता है। स्टेप 1 में लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन फंक्शन, let y is equal to f of x is given function। उसके बाद put या replace x by x plus t in the function ठीक है। replace x by x plus t in the function to get y is equal to f of x plus t। गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब उसमें हमने क्या कर लिया, x की जगह पे x प्लस टी पुट किया, तो हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी मिला। ठीक है। तो पीरियोडिक में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी होता है। तो इसमें भी हमने क्या क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, नाउ इक्वेट एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस टी, मतलब ये करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी करेंगे। तो अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, और यहां से अगर हमें मिलती है if we get any value of t, capital T, any value of t greater than 0, भी होना चाहिए, independent of x, if we get any value of t greater than 0 independent of x, then given function is periodic, with period t, given function is periodic with period t।
अगर हमें इन दोनों को इक्वेट करने के बाद टी की ऐसी एक वैल्यू मिल रही है, मतलब कोई भी एक वैल्यू मिलनी चाहिए जो पॉजिटिव है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो फिर उस फंक्शन को हम कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टी। हो गया? ये लिख लिया क्या? हाँ सर। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम टेस्ट करने के। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीरियोडिक? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीरियोडिक। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स, फिर सेकेंड है y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, थर्ड y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो ये तीन फंक्शन है, हमें ये बताना है ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो पहला वाला मैं करके दिखा देता हूँ, हमें पता है इसका पीरियड 2 पाई है, लेकिन अब मेथड से देख लो कैसे आता है ये। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे x प्लस टी पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस टी। ठीक है, तो यह आ जाएगा। अब जब हमने दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से हमें मिल गया साइन एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद आ रहा है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो उससे इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम, एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एक्स। ठीक है, इफ, अगर ये एन के ऊपर डिपेंड करती पूरी कहानी, इफ एन इवन है, एन इवन है, तो ये एक्स प्लस टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन पाई प्लस एक्स। तो यहां से एक्स एक्स गया और टी कितना आ गया, एन पाई। तो देख लो एन इवन है तो क्या क्या पुट कर सकते हैं हम उसकी जगह पे, 2, 4, 3, इस तरीके की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये देख लो टी की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है क्या हमें, फिर हाँ। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिल रही है क्या, हाँ। मिल रही है। तो इसकी वजह से ये पीरियोडिक, भले ही मान लो एन इज इक्वल टू ऑड के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एन पाई माइनस एक्स, टी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एन पाई माइनस 2x। ये भले ही ना आ रहा हो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, लेकिन एक तो वैल्यू हमें मिल गई ना। हियर वी आर गेटिंग वन वैल्यू ऑफ टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, देयरफॉर इट इज पीरियोडिक। हियर वी आर गेटिंग one value of t independent of x, therefore it is periodic। एंड इसमें देखो जो t की सबसे छोटी वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू, वो हमें कब मिलेगी, n की जगह पे जब 2 पुट करेंगे तभी मिलेगी, क्योंकि n तो इवन है। तो फंडामेंटल पीरियड जो आता है एंड t इज इक्वल टू 2 पाई इज फंडामेंटल पीरियड। तो एफ पी लिख रहा हूं इसको मैं, क्योंकि यही स्मॉलेस्ट वैल्यू है t की। क्लियर है कैसे हमने आइडेंटिफाई किया है ये पीरियोडिक है या नहीं है? किसी को कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर एक भी मिलता हो तो दूसरा को छोड़ देना क्या, मतलब दूसरे यहाँ के पे बाद ऑड हुआ दूसरे तो से नहीं। मतलब नहीं हम लोगों को, एक मिल गया काफी है। ठीक है। हाँ सर। हम्म।
ऐसे अगला देखो तो नहीं है पीरियोडिक। फिर उसके बाद वाला है। कैसे है बताओ। सर वो फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस टी फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल होगा तो कैंसिल हो जाएगा और फिर अबे किसने कह दिया sin फ्रैक्शनल पार्ट 2 x प्लस टी फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल होगा? टी थोड़ी इंटीजर लिया है मैंने, टी इंटीजर थोड़ी है। थोड़ा सोच समझ के करो इसको। टी के ऊपर केसेस बनेंगे क्या? हाँ टी के ऊपर, टी इंटीजर टी नॉन इंटीजर ऐसे केसेस बनते हैं अब यहाँ पे। फिर उसके बाद अगेन एक्स के ऊपर आ जाते हैं, तो करो। वैसे इसको करने का और तरीका है हमारे पास, लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक है या नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बेसिक तरीका जो होता है उससे। ठीक है, सेकंड देख लो अब यहाँ पे। ये मेरे ख्याल से पहला हो गया होगा सभी का, सभी का हो गया ना पहला। ठीक है, सेकंड। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ साइन रूट एक्स प्लस टी इज इक्वल टू रूट एक्स साइन रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स प्लस टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू रूट एक्स। तो एन को अगर तुमने इवन भी ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, रूट एक्स प्लस टी एन पाई प्लस रूट एक्स। तो स्क्वायर भी कर लो तुम, शायद मान लो यहाँ पे रूट हटाना है तो स्क्वायर भी कर लो, तो क्या यहाँ से टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आता है क्या? नो। नहीं नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर ऑड भी ले लो तुम, ऑड लेने के बाद भी तुम, चलो मान लो अंडर रूट की वजह से किसी को लग रहा हो सकता है कि स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी, तो करके देख लो। तो स्क्वायर करने के बाद भी यहाँ पे टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं आता है, देयरफॉर हियर लिख लेना रीजन तुम यहाँ पे, इट इज नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक because we are not getting t independent of x, we are not getting t independent of x। ठीक है, x के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं मिल रहा है हमें, देयरफॉर इट इज नॉन पीरियोडिक। और फिर उसके बाद वाला क्या आ रहा है, पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, अब बताओ। यहाँ पे साइन एक्स प्लस टी प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, और फिर उसके बाद साइन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस टी आएगा, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो यहाँ पे पहले इफ t is integer, if t is integer, देखते हैं क्या होता है। t अगर इंटीजर है तो यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x, तो ये दोनों तो चले गए, तो यहाँ पे हमें साइन x प्लस टी इज इक्वल टू क्या मिला, साइन x। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि x प्लस टी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू एक्स। तो n जब इवन है, n जब इवन है तो t इज इक्वल टू कितना मिला, n पाई, और n जब ऑड है तो क्या, लेकिन यहाँ पे ये t इंटीजर है क्या, t इंटीजर है क्या? नहीं। नहीं है, वो नहीं। पाई का मल्टीपल आ रहा है ना, हमें तो t पॉजिटिव देखना है। यहाँ पे n तो इंटीजर है तो कुछ भी हो सकता, जीरो वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन पीरियोडिक होने के लिए t का पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी तो हम उसको फंडा पीरियड कह सकते हैं। तो अगर हमने n की जगह पे 2, 4, 6 ऐसी चीजें ली तो ये इंटीजर थोड़ी है, बट t is not integer here, but here t is not integer, ये लिख लेना, t is not integer, therefore ये तो गया, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जब t नॉन इंटीजर है
तब भी ये फिर यहाँ से तो हम हटा ही नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से x को t को इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं ला पाएंगे, तो इसकी वजह से ये नॉन पीरियोडिक है, ध्यान रखना। n जब इवन है तो ये आ गया, और यहाँ पे लेकिन हमें t कैसा चाहिए था, इंटीजर, बट ये t इज नॉन इंटीजर, तो ये गया। फिर उसके बाद अगर तुमने n को ऑड भी ले लिया, ऑड लेने के बाद तो अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x आ ही नहीं रहा, t इज इक्वल टू कितना आ रहा है, n पाई माइनस 2x, तो ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज t इज it is not independent of x। फिर उसके बाद अगर मान लो if t is non integer, if t does not belongs to integer, तब तो फिर यहाँ पे कहानी ही नहीं आती है कि हम इंडिपेंडेंट दिखा पाए, क्योंकि यहाँ से हम ये फ्रैक्शनल पार्ट को तो कैंसल आउट कर ही नहीं सकते हैं। कर सकते हो क्या तुम अब, और फ्रैक्शनल पार्ट को कैंसल No, आउट sir. करके t को x के टर्म्स में ला सकते हो क्या, नहीं, तो यहाँ से तो नहीं ला सकते, देयरफॉर इट इज नॉन पीरियोडिक। ठीक है, तो पीरियोडिक चेक करना आ जाएगा फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। Yes, sir. ठीक है, तो लिख लो इसको। सर नेक्स्ट पेज दिखाइए ना। हो गया, यस सर। ठीक है, अब हम इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन।
तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल पीरियड्स हमें याद रखने हैं, वो लिख भी लो तुम लोग। फंडामेंटल पीरियड ऑफ fundamental period of sin x, cos x, sec x and cosec x, ये कितना होता है? ऊपर is 2 पाई। ठीक है, फिर उसके बाद फंडामेंटल पीरियड ऑफ tan x एंड cot x, ये कितना है? पाई। ठीक है, पाई है। फिर अगला फंडामेंटल पीरियड ऑफ mod sin x, mod cos x, mod tan x, mod cot x, mod sec x and mod cosec x। ये ग्राफ से बताओ, अब इनके ग्राफ बनाओ तुम मॉड वाले, मेरे ख्याल से ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बनाए जा सकते हैं। पाई पाई आता है, देख लेना। मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ है ना, वो ये वाला आ जाता है। अब मॉड लगा दिया तो उसमें क्या हो जाता है, साइन एक्स का ग्राफ तो ये रहता है, लेकिन जब हम मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का पार्ट ऊपर आ जाएगा सर। नीचे का पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो नीचे जितना भी है उस पूरे को हम अगर ऊपर ले लेंगे, ऊपर का तो ऊपर ही रहेगा और नीचे का भी ऊपर आ जाएगा। तो ये देख लो, अब इस ग्राफ को देखते हुए बताओ ये कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? पाई पाई के बाद। पाई तो इसकी वजह से जब हम मॉड लगा देते हैं ना, तो इनके फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे। वैसे 2 पाई भी पीरियड रहेगा, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं कहेंगे। फंडामेंटल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो ये इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा पाई। जब स्क्वायर करेंगे तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, cos square x, tan square x, cot square x, sec square x and cosec square x। बताओ। पाई पाई रहेगा। ठीक है, अब देख ये ग्राफ तुम डिफरेंस अभी लिख लो, मतलब कहीं पे मार्जिन में वगैरह। मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ये होता है, यहाँ पे क्या आ जाते हैं, एजेस आ जाते हैं, शार्प एजेस, नुकीले एजेस आ जाते हैं। ये हर पाई के बाद पाई, 2 पाई, 3 पाई। ठीक है, शार्प एजेस है ये। इसका इंपॉर्टेंस हम देखेंगे आगे लिमिट कंटिन्यूटी में। शार्प एजेस क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे माइनस पाई, ये -2 पाई, ये शार्प एजेस है। ये साइन मॉड एक्स का ग्राफ है, मॉड साइन एक्स का। लेकिन जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे साइन स्क्वायर एक्स का, तो उसमें शार्प एजेस नहीं आएंगे, वहां पे स्मूथ आ जाएगा कर्व, जैसे ये इस तरीके का कर्व आएगा। ठीक है, अभी के लिए ये डिफरेंस है इनमें। और ये हर पाई के बाद आता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये -पाई, -2 पाई। तो यहाँ से भी इसका पीरियड कितना पाई और इसका पीरियड कितना पाई, और ग्राफ में ये डिफरेंस है। यहाँ पे जैसे कॉर्नर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्मूथ आएगा एकदम। ठीक है, दोनों के ग्राफ में डिफरेंस क्लियर है अब?
सर पिछला पेज दिखाओ ना। हो गया? हाँ सर। तो दोनों के ग्राफ क्लियर है कैसे होते हैं। वैसे ही कॉस स्क्वायर मॉड कॉस एक्स मॉड लगा दिया तो वहां पे जहां जहां पे मतलब वो ये हो रहा है ना, नीचे वाला पोर्शन हमने ऊपर लिया है तो वहां पे कॉर्नर आ जाएंगे। उसके बाद ये बताओ फंडामेंटल पीरियड ऑफ ये कितना रहता है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स? 1 1 1। 1 वो भी एक लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज 1। फंडामेंटल पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज 1। तो इतनी चीजें तो याद होनी ही चाहिए हमें, और फिर इन्हीं की हेल्प से और आगे कुछ प्रॉपर्टी की हेल्प से जो बाकी के फंक्शंस आते हैं उनका हम पीरियड बता सकते हैं। ठीक है, और अगर उनसे भी नहीं बता सकते हैं तो हमें फिर वो बेसिक तरीके से जाना पड़ेगा टेस्ट ऑफ पीरियोडिसिटी से। अगर पीरियोडिक होगा तो वहां से आ जाएगा फंडामेंटल पीरियड, अगर नहीं होगा तो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा वो। सेकेंड पॉइंट, if f of x is periodic with period f of x is periodic with period t with fundamental period t, fundamental period t, then one upon f of x under root f of x greatest integer f of x fractional part f of x is also periodic with period t, with period t। और हाँ, उससे जो हमने कल एक बात की थी ना कि कुछ इंटरवल हटा दिए हैं 2 पाई वाले, तो उसमें पीरियड क्या बोल रहा था मैं, 4 पाई बोल रहा था क्या?
प्लस नहीं वो इससे देखो वो ये अंडर रूट एफ ऑफ एक्स उससे टी आता है। उसके पीछे रीजन भी है क्योंकि उसका जो डोमेन था, डोमेन हमने क्या लिया था, इस तरीके का लिया था ना, जैसे ये ग्राफ, मतलब ये ऐसा कुछ ग्राफ था। नहीं नहीं, इसमें तो ये साइन का 1 मिनट देख लो, ये पाई नीचे वाला आएगा नहीं, ऊपर वाला ही आएगा सिर्फ, तो ये 0 2 पाई, हाँ सही है, कोई नहीं, वो सही था, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो सही है। मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई थी उस वक्त। यहाँ पे देखो अंडर रूट साइन एक्स का जो ग्राफ है, नीचे निगेटिव वाला पार्ट हम ले सकते हैं क्या? नहीं। नहीं ले सकते हैं, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो तो हट जाएगा, फिर बचेगा कौन सा, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बचेगा, तो ये आ जाएंगे। तो ये देख लो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में ये ग्राफ हमें मिल रहा है, मतलब अगर कोई पार्ट हटा है तो वो भी इंटरवल में हटा है। तो ये देख लो 0 टू पाई में ये ग्राफ, फिर 2 पाई टू 3 पाई। तो इसको देखते हुए है हम ये बोल सकते हैं ना कि इसका पीरियड कितना है, 2 पाई है। हर 2 पाई के बाद हमें फिर से सेम चीज मिलती चली जाएगी, है ना। क्लियर है ये वाला पॉइंट सेकेंड। कल वाला अलग था थोड़ा सा, वो जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये पूरा लिया था, ये इस तरीके का पार्ट लिया था पूरा 2 पाई तक का, है कि नहीं। फिर उसके बाद आगे 4 पाई से फिर से, तो इसमें तो 4 पाई रहता पीरियड, इसमें कोई चेंजेस नहीं थे। तो अगर फंडामेंटल पीरियड ऑफ ये एफ ऑफ एक्स इज टी, देन 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट एफ ऑफ एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ ऑफ एक्स, इनके पीरियड भी कितने रहेंगे, टी ही रहेंगे। फंडामेंटल पीरियड भी बोल सकते हो तुम इसको, इस पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड टी, ये लिख सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट, if period of, चलो फंडामेंटल पीरियड of f of x y is equal to f of x is t, then fundamental period of fundamental period of y is equal to f of ax plus b is t upon mod a, t upon mod a। रीजन देख लो इसके पीछे, अगर इसका ये है तो यहाँ पे भी हम अगर पीरियोडिसिटी चेक करनी है तो क्या करते हैं, ये करते हैं। तो ये देख लो ax प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ax प्लस, 1 मिनट, कुछ x की जगह पे ये और ये पुट कर दिया, यहाँ पे x का जो भी कोएफिशिएंट आएगा, दोनों को भी डायरेक्टली इक्वेट किया तो यहाँ पे तो वो x और t तो 0 आ रहा है ना। इसको एग्जाम्पल लेके ही किया तो ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे साइन एक्स का एग्जाम्पल वगैरह हम ले लेंगे, इससे भी आना चाहिए ना। 1 मिनट,
ये हो गया, दोनों इक्वल होने चाहिए। एक मिनट, एग्जाम्पल से कर लेते हैं इसको, या तो फाइनली याद ही रखना है। इसमें टी तो कैंसल आउट, टी डैश लेते और टी लेते यहाँ पे। सर टी तो एफ ऑफ एक्स का है ना। हाँ, टी तो एफ ऑफ एक्स का है, यहाँ पे हमें टी डैश लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल से देख लो, चलो ये हटाओ, ये जनरल वाले से कहाँ जा रहे हैं। साइन टू एक्स का, साइन टू एक्स में हमने क्या किया, अब x की जगह पे x प्लस टी डैश पुट किया। ये 2x प्लस टी डैश इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, n पाई। मतलब ये कर रहे हैं हम, इक्वेट कर रहे हैं, x की जगह पे x प्लस टी डैश पुट करके साइन 2x को उसके साथ इक्वेट किया और जनरल सॉल्यूशन लिखा, तो वो ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया, n को ले लिया इवन, n को इवन ले लिया, तो ये 2t डैश इज इक्वल टू, देख लो कितना आ जाएगा, n पाई। और हमें फंडामेंटल पीरियड की बात करनी है, तो n की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2, वो ले लेंगे। तो 2t डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई। दैट इज t डैश इज इक्वल टू कितना, 2 पाई बाय 2। तो ये देख लो, साइन x का पीरियड 2 पाई, साइन 2x का पीरियड 2 पाई बाय 2। तो इसका मतलब जो भी x का कोएफिशिएंट आएगा, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पीरियड t था और हमें एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का चाहिए, तो जो t f का फंडामेंटल पीरियड था उसको हमें जो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट आ रहा है उसके मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो इसका फंडामेंटल पीरियड रहेगा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट वैसे याद ही रखना था हमें। तो ये एग्जांपल नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस याद ये रख लेना, अगर x को किसी इससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसी स्केलर से, तो फंडामेंटल पीरियड चेंज होगा और वो क्या हो जाएगा, टी अपॉन मॉड ए। ऐड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब x मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस केस में फंडामेंटल पीरियड आ जाएगा। ठीक है, या ग्राफ से भी तुम लोग देख सकते हो, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से, उससे भी तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट, constant function is periodic with period is periodic, इतना लिख लो, is periodic with no fundamental period। that is here fundamental period is not defined। रीजन भी बता देता हूं, fundamental period is not defined। and here we can assume, पीरियोडिक है तो पीरियड क्या बोल सकते हैं, तो here we can assume any real number as its period। फंडामेंटल पीरियड तो डिफाइन नहीं होगा लेकिन पीरियड तो आएगा, तो वी कैन एज्यूम एनी रियल नंबर। मतलब किसी को कहना है 1 पीरियड होगा तो सही है, किसी को कहना है 2 तो वो भी सही है। तो वी कैन एज्यूम एनी रियल नंबर, या वी कैन टेक एनी रियल नंबर एज इट्स पीरियड।
can take any real number as its period. तो ये ध्यान रखना, कांस्टेंट फंक्शन में फंडामेंटल पीरियड तो डिफाइन नहीं होता है, लेकिन पीरियड तो होगा उसका कुछ ना कुछ। तो कोई भी एनी रियल नंबर तो उसका तुम पीरियड ले सकते हो। क्यों, वो रीजन है यहाँ पे। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे कुछ आएगा। मान लो y इज इक्वल टू a का ग्राफ है, तो ये देख लो, अगर मान लो किसी को कहना है कि हर 1 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है ग्राफ, तो क्या उसका कहना सही है क्या? हाँ Yes, sir. हर हाँ। 2 के बाद रिपीट कर रहा है, हर 2 इंटरवल के बाद, क्या उसका कहना सही है क्या? हाँ हर 0.5 के बाद रिपीट कर रहा है, क्या सही है क्या कहना? हाँ सर। सही है ना। ये देख लो, ये 0 to 1/2, 1/2 to 1 सेम ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आ रही है पूरे इसमें। तो इसमें हर 1/4 के बाद रिपीट कर रहा है, वो भी सही है। मतलब इसमें तुम पीरियड तो कुछ भी ले सकते हो, एनी रियल नंबर इज इट्स पीरियड, लेकिन फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 0 से जस्ट छोटी वैल्यू या 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, वो भी इसका पीरियड होगी। लेकिन 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? बताओ। 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या होती है, तुम लोगों को पता है क्या? नो सर। नहीं. नहीं, ये हमें पता नहीं हो एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी 0 to 0.1 के बीच में भी। मान लो किसी को लगता है ना कि 0.00001 एक छोटा नंबर है, लेकिन 0 to 0.0001 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। तो इसका मतलब 0 से जस्ट जो बड़ी वैल्यू है, या 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू तो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम लिख नहीं सकते हैं। इसकी वजह से फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता है। क्लियर है क्या ये क्लियर है क्या, फंडामेंटल पीरियड क्यों डिफाइन नहीं होता है? हाँ सर। क्योंकि Yes, sir. स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल पीरियड। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हर पॉजिटिव वैल्यू को हम इसका पीरियड कह सकते हैं। यहाँ पे हर क्या है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव कर लेना यहाँ पे, हर पॉजिटिव वैल्यू को हम इसका पीरियड कह सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन ही कर पाएंगे हम, उसकी वजह से फंडामेंटल तो डिफाइन नहीं होगा, लेकिन पीरियोडिक है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है विथ नो फंडामेंटल पीरियड, और किसी भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर को तुम उसका पीरियड कह सकते हो। हो जाए तो बता देना, ये पॉइंट लिख के आगे और पॉइंट लिखने हैं तो दो दो पॉइंट बाकी है तो। डन सर। ठीक है, अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। If f of x is periodic with period t1 and g of x is periodic with period t2, then
f of x plus minus g of x, comma f of x into g of x, comma f of x upon g of x is periodic provided that, लेकिन कंडीशन है provided that LCM of T1 and T2 exist. अगर T1 T2 का LCM एग्जिस्ट कर रहा है तभी ये पीरियोडिक, और अगर LCM एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये नॉन पीरियोडिक। ठीक है, f of x पीरियोडिक है, g of x पीरियोडिक है, तो f of x प्लस माइनस g of x, f of x अपॉन g of x, f of x into g of x, ये सारे पीरियोडिक है प्रोवाइडेड दैट, कब, लेकिन जब T1 T2 का LCM एग्जिस्ट करेगा। अगर LCM एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पीरियोडिक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। हाँ बोलो। एलसीएम कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? अब जैसे साइन x का पीरियड क्या था? 2 पाई। फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड क्या है? 1। तो एक रैशनल क्वांटिटी एंड एक इरेशनल क्वांटिटी, उनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये नॉन पीरियोडिक। फिर उसके बाद इरेशनल में भी मान लो अगर तुमने यहाँ पे ये साइन √2 इंटू एक्स एंड यहाँ पे साइन √3 इंटू एक्स, या साइन x बाय √2 कर लो, यहाँ पे साइन x बाय √3, तो इसका पीरियड तो आ जाएगा 2√2 पाई। देख लो वो सेकेंड प्रॉपर्टी, कौन सी सेकेंड या थर्ड प्रॉपर्टी, अगर x किसी से मल्टीप्लाई होता है तो फंडामेंटल पीरियड को हम उससे डिवाइड कर देते तो 2 पाई अपॉन 1 बाय √2, तो 2√2 पाई, और इसका आ जाएगा 2√3 पाई। तो ये √2 का मल्टीपल और ये √3 का मल्टीपल एक तरीके से, तो क्या इनका एलसीएम आएगा क्या? हाँ सर। क्या आता है बे? नहीं आता। नहीं आता नहीं है सर, नहीं। इरेशनल भी अगर आना है, एलसीएम एग्जिस्ट करना है तो इनके एग्जिस्ट करेंगे, ये √2, 2√2, 3√2, इनके एलसीएम एग्जिस्ट करेंगे जब वो √2 के मल्टीपल है। लेकिन अगर कोई एक √2 का मल्टीपल है, दूसरा √3 का मल्टीपल है, तो फिर ऐसे इरेशनल नंबर के एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब एलसीएम कब एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, क्लियर है? यस सर। इरेशनल में भी क्या होना चाहिए? जैसे मान लो √2 का मल्टीपल होना चाहिए फिर, लेकिन एक √2 का एक √3 का तो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा क्या, बताओ? 2 पाई एंड 3 पाई का। यस सर। ये पाई का मल्टीपल, ये भी पाई का मल्टीपल, पाई एक इरेशनल क्वांटिटी है ना, तो दोनों पाई के मल्टीपल है, तो दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, और वो कितना आएगा? 6 पाई। क्लियर है? चलो ठीक है, इसमें सेकेंड पॉइंट हम लिख रहे थे। देखो इसमें इफ LCM exist, if LCM exist, then it is not necessary that LCM of T1 T2 is fundamental period. इस फंडामेंटल पीरियड वो हमें निकालना पड़ेगा। एलसीएम T1 T2 का एलसीएम तो पीरियड आएगा ही, लेकिन वो जरूरी नहीं कि उस फंक्शन का पीरियड ये हो फंडामेंटल पीरियड हो।
जैसे मान लो T1 T2 का एलसीएम 2 पाई आया, तो जरूरी नहीं है कि 2 पाई एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स या जो भी वहां पे होगा उसका फंडामेंटल पीरियड है, ये जरूरी नहीं है। तो फिर उस केस में अगर मान लो 2 पाई पे हमने देख लिया 2 पाई एलसीएम आ रहा है, तो पाई पे एक बार चेक कर लेना। पाई पे क्या है, बस चेक करना है, वैसे क्वेश्चन में बताऊंगा मैं कैसे चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई आ रहा है क्या? ठीक है, पहले तो चलो इतना लिख लो, क्वेश्चन से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एलसीएम अगर आ रहा है तो पीरियोडिक होगा, और जो भी एलसीएम आएगा T1 T2 का, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वो फंडामेंटल पीरियड होगा। ऐसे 3 फंक्शन का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, ध्यान रखना, अभी तो हम 2-2 का लिख रहे हैं। फिर उसके बाद इसी में हमें इसका एलसीएम लेना, मान लो रैशनल क्वांटिटीज का एलसीएम लेना आना चाहिए। इंटीजर का तो चलो हम ले सकते हैं, लेकिन रैशनल का भी आना चाहिए। तो रैशनल में मान लो ये a बाई बी, p बाई क्यू एंड l बाई m है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाता है? तो ऊपर वाले का आएगा एलसीएम, जो न्यूमरेटर में उनका एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर में है उनका एचसीएफ। ठीक है, जो न्यूमरेटर में उनका एलसीएम और जो डिनोमिनेटर में उनका एचसीएफ। क्लियर है? तो ये रैशनल क्वांटिटीज p बाई क्यू वाले फॉर्म के क्वांटिटीज का एलसीएम होगा। हो गया? क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अभी टाइम भी हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं एलसीएम वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब, और नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे, कल ही है ना शायद, या परसों है? कल। कल। हाँ कल ही है, तो एक बार वो पीएनसी का देखना शुरू कर दो तुम। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। किसी को कोई डाउट आज के इसमें? ठीक है फिर।